हेलो, गुड इवनिंग सभी को। तो हम लोग अभी चला रहे हैं बायोकेमिस्ट्री का जो गोल्डन पॉइंट है, ठीक है, फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो आपको प्लेलिस्ट में दिखेगा, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बायोकेमिस्ट्री फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम गोल्डन पॉइंट, इसके नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। तो उसके अंदर बस मैंने वही चीज़ को लिया है, ठीक है, जो चीज़ आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम के व्यू से आपको याद रखना है, लर्न रखना है। फालतू की चीज़ें जो होती है उसको मैंने साइड हटा दिया है। जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको ही मैंने उसमें रखा है। बाकी बात एक बायोकेमिस्ट्री का अलग सीरीज चलेगा, अलग प्लेलिस्ट बनेगा जिसके अंदर आप लोग को थ्योरी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आपका नज़दीक है, ठीक है, आप जल्दी कवर करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, तो आप ये प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है। जिसमें मैंने अभी पहला वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अब दूसरा वीडियो में मैं बताऊँगा कि इसमें से कौन कौन सा पॉइंट इम्पोर्टेंट है। जो पॉइंट इम्पोर्टेंट था उसको पहले मैंने ही अंडरलाइन कर लिया है और वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाकी बात मेरे जितने भी प्लेलिस्ट हैं सबके में कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ मिलेगा जो कि आप लोग को कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा हट के मिलेगा। ऐसा नहीं कि मेरे पास ही अच्छा कंटेंट है, लेकिन ऐसा चीज़ नहीं है। लेकिन आपको जहाँ पे ज़्यादा समझ में आवे, जिसका ज़्यादा लैंग्वेज समझ में आवे, आपको वहीं से देखना है वीडियो, या तो पढ़ना वहीं से आपको है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लें। और किस तरह के आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, किस तरह से आपके माइंड में अंदर जाएगा, किस तरह से आपको याद होगा, उसी तरह से हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली मैं साइकोलॉजी के अनुसार से चलता हूँ कि बच्चे को किस तरह का साइकोलॉजी होता है और किस तरह से उसको लर्न होता है और कितना कंटेंट चाहिए जो कि उसके लिए सफिशिएंट होता है, ठीक है। तो चलिए हम अपना जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही चीज़ पढ़ेंगे बस, ठीक है। तो जो इसमें अंडरलाइनिंग है वही चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ रहे हैं। इसी तरह से हम लोग प्रोटीन के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बस उसी चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग किस पे चलेंगे, लिपिड पे चलेंगे। फिर हम लोग जितने भी बायोकेमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट चीज़ है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है। ऊपर मैंने पहला प्लेलिस्ट में आप जाके देखिएगा पहला वीडियो, तो उसमें आपको और क्लियरली समझ आएगा। तो अब हम लोग चलते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है गोल्डन पॉइंट में, ठीक है। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, ऑल मोनोसेक्राइड आर रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। जितने भी मोनोसेक्राइड होते हैं सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन बना देते हैं कभी कभी कि रिड्यूसिंग शुगर कौन रहेंगे, डाइसेक्राइड रहेंगे, मोनोसेक्राइड रहेंगे, कि कौन रहेंगे। तो इसमें ये भी ऑप्शन बना सकते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। डाइसेक्राइड एग्जाम्पल माल्टोज, ठीक है, लैक्टोज एंड आर रिड्यूसिंग शुगर। देखिए डाइसेक्राइड में अपने पास, देखिए पूरे के पूरे मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। बट डाइसेक्राइड में ऐसा नहीं है। डाइसेक्राइड में माल्टोज और लैक्टोज आर द रिड्यूसिंग शुगर, वाइल सुक्रोज एंड ट्रेहलोज, ठीक है, आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो सुक्रोज जो है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर अपने पास रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सा है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और माल्टोज और लैक्टोज कौन क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। तो डाइसेक्राइड में हम लोग कौन कौन से पढ़ते हैं, लैक्टोज को पढ़ते हैं, ठीक है, लैक्टोज को पढ़ते हैं, फिर क्या पढ़ते हैं, माल्टोज को पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं, सुक्रोज को पढ़ते हैं। तो इसमें से ये जो दोनों हैं ये क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। और एक सुक्रोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, नॉट रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन बनता है बच्चों, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। केवल मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहा हूँ इस लेक्चर में। अगर आपको थ्योरी डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे दूसरे जो प्लेलिस्ट हैं उसके अंदर आ सकते हैं, सारे प्लेलिस्ट मैंने बना के रखे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट में क्या बोल रहा है, देखिए दूसरा पॉइंट में ये है कि यहाँ से हम देखिए दूसरा पॉइंट में अपने पास, देखिए मैंने जो हेडलाइन किया है, ग्लूकोज मैनोज एंड लैक्टोज गिव नीडल शेप ओसाजोन, ठीक है। ओसाजोन क्या होता है, ओसाजोन प्रोडक्शंस करता है, ठीक है। ओसाजोन क्या होता है, देखिए फिनाइल हाइड्रेलिन इन एसिटिक एसिड्स व्हेन
बॉयल्ड ये सब पढ़ना आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओसाजोन क्या होता है, एक ओसाजोन एक क्रिस्टल फॉर्म बना लेता है, हमारे यूरिन में दिखेगा आपको, ठीक है। यूरिन में दिखेगा, ओसाजोन दिखेगा, किसके कारण से बनता है वो चीज़ आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ओसाजोन का डिफिनेशन है, यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ओसाजोन का डिफिनेशन याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कि ग्लूकोज, मैनोज और ग्लैक्टोज निडल शेप का आपको ओसाजोन देगा। आप जब भी प्रैक्टिकल एग्जाम कर रहे होंगे अपना स्कूल में, अपना कॉलेज में, तो आपको लिखवाता होगा कि ग्लूकोज क्या देगा, ग्लूकोज देगा निडल शेप ओसाजोन, इस तरह से आपको निडल शेप दिखेगा, तो वो चीज़ आपको बताता होगा, लेकिन एक्चुअली में है क्या वो चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। तो ग्लूकोज, मैनोज और ग्लैक्टोज ये तीनों क्या हैं, मोनोसेक्राइड, यानी कि मोनोसेक्राइड किस तरह का ओसाजोन प्रोडक्शंस करेगा, ठीक है। तो मोनोसाइड क्या करेगा, निडल शेप ओसाजोन, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें। माल्टोज गिव सनफ्लावर शेप ओसाजोन, माल्टोज क्या करेगा, सनफ्लावर जैसा ओसाजोन प्रोडक्शंस करेगा, मतलब प्रोवाइड करेगा, उस तरह से दिखेगा। और लैक्टोज किस तरह का दिखेगा, वाटर, ठीक है, पाउडर बफी शेप, पाउडर के जैसे बफी शेप में दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आप नोट कर लें, और आपको डिटेल में अगर पढ़ना हो तो आप दूसरे चैनल पे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ में इम्पोर्टेंट था, ये ओसाजोन किस कौन कौन क्या देता है, तो मोनोसेक्राइड क्या देता है, मोनोसेक्राइड जितने भी होते हैं वो क्या देगा, निडल शेप देगा, आप इस तरह से आप लिख लें, निडल शेप देगा, है ना। और हमारा माल्टोज किस तरह का देगा, माल्टोज किस तरह का देगा, सनफ्लावर ओसाजोन का प्रोडक्शन करेगा। और लैक्टोज क्या करेगा, पाउडर बफी शेप ओसाजोन। अगर आप इसको ट्रिक से थोड़ा सा देखें तो ट्रिक से ये है कि देखिए, लैक्टोज मतलब कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, लैक्टोज मतलब मिल्क, ठीक है। तो मिल्क किस फॉर्म में पैकेट में बंद रहता है, तो वो पाउडर के फॉर्म में बंद रहता है ना। तो इस तरह से आप लैक्टोज को पाउडर फॉर्म में से आप इससे याद रख सकते हैं कि लैक्टोज जब ओसाजोन बनाएगा तो वो पाउडर फॉर्म में बनाएगा, ठीक है। मोनोसेक्राइड है, तो मोनोसेक्राइड को किस तरह से हम लोग करेंगे कि मोनोसेक्राइड क्या देगा, है ना। तो मोनोसेक्राइड क्या देगा, तो मोनोसेक्राइड में क्या हम लोग सबसे छोटा चीज़ है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, निडल से कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे 3 ही ऑप्शन रहेगा आपका, निडल रहेगा, सनफ्लावर रहेगा और वाटर बफी। तो इस तरह से आप अगर दोनों को अगर कोरिलेट करके पढ़ें तो वो सब चीज़ आपको वहाँ पे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भले आपको इस वीडियो में टाइम लगे, पूरा लेक्चर वेब सीरीज मतलब जितना भी ये हमारा सीरीज चल रहा है कार्बोहाइड्रेट का, बायोकेमिस्ट्री का फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, भले ही टाइम लगेगा आपको, लेकिन आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ आप मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ट्रिक बन सकता है तो वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। बाकी बात माल्टोज बच गया, तो माल्टोज को आप सनफ्लावर में डाल दो, ठीक है। अगर लैक्टोज का तो आपको याद हो गया पाउडर जैसा, तो इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये सब चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, सुक्रोज के बारे में और डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आपको जितना ज़रूरी है उतना ही याद रखें, ठीक है। तो देखिए, स्टार्च है, स्टार्च किस में हम लोगों ने पढ़ा था, तो होमोपॉलीसेकेराइड में, ठीक है, होमोपॉलीसेकेराइड में स्टार्च क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। स्टार्च होमोपॉलीसेकेराइड है, जिसमें से कि एक होता है अमाइलॉइज, स्टार्च का 2 टाइप होता है, एक होता है अमाइलॉइज, ठीक है, और एक अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। तो अमाइलॉइज जो होता है वो क्या होता है, वाटर सोल्यूबल, मतलब अमाइलॉइज जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल, और अमाइलोपेक्टिन जो होते हैं वो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, ठीक है। जो कि स्टार्च का कॉम्पोजिशन है, स्टार्च के अंदर 2 चीज़ होते हैं, अमाइलॉइज होते हैं और अमाइलोपेक्टिन होते हैं, ठीक है। तो जिसमें से 20% हमारा अमाइलॉइज प्रेजेंट रहता है और 80% क्या रहता है, अमाइलोपेक्टिन। तो ये चीज़ आपको नहीं ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में ये रखना है कि अमाइलॉइज जो है वो वाटर सोल्यूबल हो सकता है और अमाइलोपेक्टिन जो है वो वाटर इनसोल्यूबल होगा, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और देखिए, इन्यूलिन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन्यूलिन जो है वो पॉलीमर्स ऑफ फ्रक्टोज है, ठीक है। अगर फ्रक्टोज बहुत सारे मिल जाएं तो वो किसका प्रोडक्शंस करेगा, इन्यूलिन का, ठीक है।
तो पॉलीमर्स ऑफ फ्रक्टोज क्या है, इन्यूलिन है, यानी कि इन्यूलिन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस, अगर आप लैब टेक्नीशियंस का प्रीवियस ग्रुप 5 का क्वेश्चन पेपर देखें तो उसमें एक्चुअली मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कि किस में पूछा था, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे रखा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास ये चीज़ देखिए आप, गोल्डन पॉइंट में क्या आता है देखिए, टेबल शुगर, कैन शुगर और बीट शुगर। टेबल शुगर और कैन शुगर और बीट शुगर किसको बोलते हैं हम लोग, तो सुक्रोज को बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली में जो हमारा चीनी बनता है, जो हम लोग खाते हैं वो क्या खाते हैं, सुक्रोज खाते हैं। क्या खाते हैं, सुक्रोज खाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि सुक्रोज को क्या बोलते हैं हम लोग, टेबल शुगर, कैन शुगर और बीट शुगर, तीनों के नाम से। तो ऐसे क्वेश्चन में आता है कि सुक्रोज को क्या नाम से जानते हैं, तो इसमें ऑप्शन दे देगा, अगर तीनों ऑप्शन है और ऑल ऑफ द ऑप्शन है तो आपको ऑल ऑफ द ऑप्शन में मारना है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग क्या, ठीक है, ये तो बात अपना हो चुका है। ट्राइहेलोज, जो ट्राइहेलोज है वो क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। मैंने बात किया था नॉन रिड्यूसिंग शुगर में कौन सा था, देखिए डाइसैकेराइड में हमारा जो सुक्रोज था वो नॉन रिड्यूसिंग था, बाकी बाद डाइसैकेराइड में जो हमारे पास दो चीज़ था बाकी के, वो क्या था हमारे पास, रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर था। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इन्यूलिन इज द पॉलीमर्स ऑफ फ्रक्टोज। तो ये चीज़ अपने को आपने देख लिया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रक्टोसेन। फ्रक्टोसेन के नाम से जानते हैं इन्यूलिन को, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख पाएँ तो आप रख सकते हैं। बाकी बात देखिए, एक पॉइंट और छूट गया, मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट आर फाउंड इन डेक्सट्रोज फॉर्म। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादातर इन्वायरमेंट में, यानी कि हमारे बॉडी में किस फॉर्म में पाया जाता है, तो उसको किस में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट डी ग्लूकोज में पाया जाता है। किसमें, डी ग्लूकोज में, जो कि हम लोग जब आपने बचपन में जो ग्लूकोज को पिया होगा तो वहाँ पे डी ग्लूकोज लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो क्या रहता है, डी ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बाकी बात और भी इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट देख सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछा गया है बस उसको मैं लेकर के चल रहा हूँ, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है उसी को मैं इसमें वीडियो में लेकर के चल रहा हूँ। अब देखिए सोडियम फ्लोराइड, ठीक है, सोडियम फ्लोराइड क्या करेगा, जब हम लोग सोडियम फ्लोराइड को ऐड करेंगे किसी ब्लड सैंपल में, ठीक है, ब्लड सैंपल में, तो क्या करेगा, इनहिबिट द इनोलेज एंड प्रिवेंट कंप्लीट ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। देखिए क्या है, हम लोग सोडियम फ्लोराइड एक एंटीकोगुलेंट है, और एंटीकोगुलेंट जब हम लोग यूज़ करते हैं किसमें, ब्लड के अंदर में, तो ये क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे को इनहिबिट कर देता है। क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को इनहिबिट करता है। तो कैसे इनहिबिट करता है, जब आप ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे देखेंगे तो एक होता है लास्ट स्टेज में इनोलेज करके, इनोलेज एंजाइम जो है सो परफॉर्म करता है और वो पायरुवेट में कन्वर्ट करता है। जब आप पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में बताऊंगा तो उसमें आपको पता चलेगा। तो सोडियम फ्लोराइड क्या करता है, इनहिबिट द इनोलेज एंजाइम, ठीक है, जिससे ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया रुक जाती है। फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज क्या है, अबंडेंट फाउंड इन सीमेन। देखिए सबसे ज़्यादा सीमेन में क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज। सीधा सीधा क्वेश्चन में आता है आंसर में, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि क्या पाया जाता है सीमेन के अंदर, तो वो फ्रक्टोज पाया जाता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है, वो आप लोग को पता ही है, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ और पॉइंट बनता है कि एक किलो कैलोरी में कितना किलो जूल एनर्जी होता है, ठीक है। 1 किलो कैलोरी है कितना एनर्जी होता है, तो 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 4.2 किलो जूल एनर्जी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, 1 किलो कैलोरी बराबर, ठीक है, 1 किलो कैलोरी बराबर 4.2 किलो जूल। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, पूछ सकता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से देखिए कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख कर रखे हैं, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस को क्या बोलते हैं, इम्बेडेन मायर हॉफ्स
प्रेन्स पाथवे या तो ईएमपी पाथवे। तो ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस को कौन से पाथवे बोलते हैं, ठीक है। या तो ईएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ईएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि देखिए एग्जामिनर अगर पूरा मेटाबॉलिज्म के अंदर से घुस के क्वेश्चन बनाने लगे, ठीक है, तो फिर एमबीबीएस लेवल में और हमारे लेवल में क्या फ़र्क पड़ जाएगा। इसलिए क्वेश्चन भी उसको बनाना होता है तो लिमिटेड में बनाना होता है, ज़्यादा डीप में भी नहीं बनाना होता है। आप पूरा मेटाबॉलिज्म पढ़ के चले गए और ऊपर ऊपर का चीज़ आप नहीं पढ़े तो आप उसमें गड़बड़ा सकते हैं, आपको उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि एक ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितना एटीपी मिलता है, ठीक है। तो फ्रॉम वन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितना एटीपी मिलता है, 36 एटीपी मिलता है, ठीक है, 36 एटीपी मिलता है, जिसमें कि 8 एटीपी मिलता है ग्लाइकोलाइसिस से, ठीक है। 2 एटीपी मिलता है, देखिए 8 एटीपी मिलता है अपने कहाँ से, 8 एटीपी मिलता है अपने पास ग्लाइकोलाइसिस से, और बाकी के जो एटीपी बचे हैं, ठीक है, 28 एटीपी जो मिलते हैं वो टीसीएस साइकिल से मिलते हैं, ठीक है, टीसीएस साइकिल से मिलते हैं। मतलब कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स अगर ब्रेक डाउन हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ, तो उसमें कितना मिलेगा, टोटल 36 एटीपी मिलेगा, ठीक है, जिसमें से 8 एटीपी किससे मिलेगा, तो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे से मिलेगा, और 28 एटीपी किससे मिलेगा, 28 एटीपी मिलेगा अपने को टीसीएस साइकिल से, ठीक है। ये चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा साइकिल, तो ही आपको पता चलेगा कि कैसे इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस से एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल से 8 एटीपी मिलते हैं, और ग्लाइकोलाइसिस से टोटल एटीपी कितने मिलते हैं, तो 36 एटीपी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैंने बस उसी पूरा ऑब्जर्वेशन के साथ में इस बुक को रीडिंग किया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको आपके साथ में साझा कर रहा हूँ, ऐसे कोई नहीं करता, लेकिन मैं आप लोगों के लिए इसको लेकर के आया हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ एक चीज़, एरोबिक कंडीशन, ठीक है, अंडर द एरोबिक कंडीशन लैक्टिक एसिड आर नॉट फॉर्म। कहने का मतलब है कि ग्लाइकोलाइसिस जब होता है तो 2 कंडीशंस होता है, एक एरोबिक कंडीशंस होता है, एक एनारोबिक कंडीशंस होता है। अगर एरोबिक कंडीशंस है तो क्या होता है, एरोबिक कंडीशंस में कोई दिक्कत नहीं आती है अपने को, ठीक है। एरोबिक कंडीशंस में 8 एटीपी बना लेते हैं, ठीक है, 8 एटीपी बना लेते हैं। लेकिन एनारोबिक कंडीशंस आता है जब ऑक्सीजन की कमी होने लगता है, कमी होता है, तो क्या होता है, 6 एटीपी को बना पाता है। एनारोबिक कंडीशंस में कितना बनते हैं, 6 एटीपी बनते हैं, और बाकी के जो होते हैं 2 एटीपी के वाला, वो किस में चले जाते हैं, एक्चुअली लैक्टिक एसिड में चले जाते हैं, ठीक है। एक्चुअली होता ये है कि जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है ग्लूकोज को, तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में, ठीक है, लैक्टिक एसिड में। और लैक्टिक एसिड फिर फर्दर जब ब्रेक डाउन होता है तो केवल 6 एटीपी का प्रोडक्शन कर पाता है। इसीलिए एनारोबिक कंडीशंस में ग्लाइकोलाइसिस में केवल 6 एटीपी मिलेगा, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम, तो नेक्स्ट पॉइंट में कुछ डिजीज दिया हुआ है, ठीक है, स्टोरेज डिजीज है, मतलब ग्लाइकोजन का स्टोरेज डिजीज के बारे में दिया है। ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन स्टोर होता है हमारे बॉडी के अंदर। जब ग्लूकोज ज़्यादा हमारे बॉडी में आने लगता है तो वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है, तो वही है ग्लाइकोजन। तो इसमें देखिए एक चीज़ है, ठीक है, वॉन गैरिक्स डिजीज़ का नाम है। तो ये किससे होता है, ये होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यानी कि G6PD के एंजाइम के डिफिशियंसी के कारण होता है, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज के कारण से होता है। तो अगर आप ये डिजीज याद रख पाएंगे तो ठीक है, लेकिन इस तरह से इतना डीप में क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो अगर आप नोट करना चाहें, अगर नोट्स बना रहे हैं आप, तो नोट्स इसके लिए मतलब ये वीडियो से आप बना सकते हैं बिल्कुल भी। देखिए आप इसमें क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। कहने का मतलब ये है
कि देखिए ग्लूकोज अगर हमारे शरीर में कम बनने लगा, मतलब हमारे शरीर में एनर्जी की कमी हो गया, ग्लूकोज की कमी हो गया, तब क्या होता है, प्रोटीन टूट के आ जाता है, ग्लूकोज में बन जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट का सब्सटेंस नहीं है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे अपने पास प्रोटीन और लिपिड, ये दोनों से क्या बन जाते हैं, अपने पास ग्लूकोज बन जाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, है ना। तो इसमें क्या लिखा है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। तो ये प्रोटीन और लिपिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फिर भी इससे ग्लूकोज बन रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। स्मॉल इंटेस्टाइन इन द कंडीशंस ऑफ फास्टिंग, इसके में क्या है बताया, इट अकर्स इन लीवर एंड किडनी एंड समटाइम्स एक्सटेंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस प्रोसेस होता है, वो चीज़ के बारे में बताया गया। ठीक है, तो लीवर में भी बनता है और किडनी में भी होता है और समटाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ग्लाइकोनियोजेनेसिस प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, ये भी क्या है, 12 ATPs आर यूज्ड, और इसमें क्या होता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस में कितना ATP को यूज करते हैं, 12 ATP को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। GNC ब्लॉक्ड बाय एंटी डायबिटिक ड्रग मेटाफॉर्मिन, ये चीज़ आप याद नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसका कहने का मतलब है कि ग्लाइकोनियोजेनेसिस जो है वो कौन ब्लॉक कर सकता है, तो एंटी डायबिटिक ड्रग, जो एंटी डायबिटिक ड्रग होते हैं ना, वो ग्लाइकोनियोजेनेसिस को ब्लॉक कर देते हैं, वो प्रोसेस होने के लिए नहीं देते हैं। ठीक है, और वहाँ पे अपने को ज़रूरत भी नहीं होता है ना। तो क्यों होगा, क्योंकि अपने डायबिटिक में ओबियसली ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे क्यों ग्लूकोज को और हम बनाएं किसी दूसरे सोर्स से। ठीक है, तो वो ओबियसली सी बात है। तीसरा पॉइंट क्या है, साइट्रिक एसिड साइकिल एंड क्रेब्स साइकिल। साइट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल दोनों सेम ही होता है। ठीक है, इसी का बात कर रहे थे कि ग्लाइकोजेनेसिस में कितना ATP बन रहा था, 12 ATP, 8 ATP बन रहा था, और साइट्रिक एसिड साइकिल में कितना ATP बन रहा था हमारे पास, 28 ATP, मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, तो कितना बन रहा था टोटल, 36 ATP बन रहा था। कहीं के 38 भी दिया हुआ है, तो 36 38 आप दोनों करके दोनों को आप कर सकते हैं। ये एक्चुअली में इसलिए दिया है क्योंकि एनारोबिक और एनारोबिक कंडीशन हो सकता है, तो एनारोबिक कंडीशन में 36 होता है और एरोबिक कंडीशन में 38 होता है, तो इसके लिए 2 ATP का प्रोडक्शन, 2 ATP में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। क्या होता है इसमें, देखिए जो हमारा साइट्रिक एसिड साइकिल चलता है ना, वो कैसे चलता है, इन द एनारोबिक पाथवे ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू द पायरुवेट, लेटर पायरुवेट इज मेटाबोलाइज टू एसिटाइल को एंजाइम, ये ठीक है। क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस में, क्या होता है हमारे पास पायरुवेट बनता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनता है, किसमें, ग्लाइकोलाइसिस में। मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा, उसमें जो थ्योरी का जो रहेगा ना उसके अंदर मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा। मैं खुद का नोट्स से पढ़ाऊँगा, जो कि मैंने खुद से पढ़े हैं। ठीक है, उससे पढ़ाऊँगा, मैं किताबी लैंग्वेज नहीं पढ़ाऊँगा, तो उसमें आप देखेंगे। ठीक है, अभी आप यहाँ पे समझ लीजिए कि ग्लूकोज से किस में कन्वर्ट होता है, जब ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में होता क्या है, ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरुवेट, और ये पायरुवेट फर्दर मेटाबॉलिज्म होता है, और ये मेटाबॉलिज्म होकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम। ये मतलब मेरे कहने का मतलब है, पहले ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में। ठीक है, पायरुवेट में, और ये पायरुवेट से फिर किस में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ये में। सबके साथ यही होता है। प्रोटीन से भी क्या होता है, प्रोटीन लिपिड भी क्या होता है, लिपिड भी जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में फाइनली बनता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट भी एसिटाइल कोएंजाइम में फाइनली बनता है, और ये एसिटाइल कोएंजाइम किस में यूज़ होता है, TCA साइकिल में, ट्राई साइट्रिक एसिड साइकिल। एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट और जितने भी मेटाबॉलिज्म चीज़ है वो बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, लेकिन मैं उसको भी इजीली से समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने एक बेहतर नोट्स बना रखे हैं, तो मैं उसको नोट से ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, जो कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा।
तो क्या होता है ट्राई एसिड TCA साइकिल में, तो TCA साइकिल को हम अपन बाद में पढ़ेंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो चीज़ देख लीजिए। TCA साइकिल कहाँ पे होता है, तो ये अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि TCA साइकिल कहाँ पे परफॉर्म होता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर आप TCA साइकिल के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते तो आपको मेरा लेक्चर देखना चाहिए, ठीक है। इन एम्फीबॉलिक, दूसरा पॉइंट क्या है, इन इट इज़ द एम्फीबॉलिक बोथ कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। मतलब कि क्या होता है, इसके अंदर में जो हमारा TCA साइकिल होता है, इसके अंदर कुछ चीज़ टूटती भी है और कुछ चीज़ बनती भी है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोबॉलिक, ठीक है। तो ये प्रोसेस TCA साइकिल में होता है, दोनों चीज़ होता है, एम्फीबॉलिक कैटाबोलिज्म भी होता है और एनाबोलिज्म भी होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि TCA साइकिल कैटाबोलिज्म प्रोसेस है कि एनाबोलिज्म प्रोसेस है, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, ये तो दोनों प्रोसेस है, कैटाबोलिज्म प्रोसेस भी है और एनाबोलिज्म भी प्रोसेस भी है। तो तीसरा ऑप्शन रहेगा एम्फीबोलिज्म, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, एम्फीबोलिज्म। अगर ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बोलेगा, ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, तो ग्लाइकोलाइसिस के कौन सा प्रोसेस है, एनाबोलिज्म प्रोसेस है कि कैटाबोलिज्म प्रोसेस है। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज को, तो वो कौन सा है, कैटाबोलिज्म प्रोसेस है। अगर पूछेगा ग्लाइकोजेनेसिस कौन सा प्रोसेस है, तो वो कौन सा प्रोसेस है, एनाबोलिज्म प्रोसेस है, क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फ्लूरो एसीटेट एक्टिनेज एंजाइम ब्रेक्स एक्टिनेज एंजाइम। ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे डिटेल में। अगर आपको नोट्स बनाना है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये पॉइंट को आप नोट कर लें। हालांकि जब मैं उसको उधर करूँगा तो उसको क्लियर कराऊंगा, ठीक है, ये पॉइंट को, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म से है। तो देखिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर के लिख करके रखे थे, ठीक है, जो चीज़ आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो 4 अमाइनो एसिड्स कैन इंटर क्रैब साइकिल थ्रू सक्सिनाइल कोएंजाइम, ये ठीक है। क्रैब साइकिल जो होता है, क्रैब साइकिल की बात कर रहा है, तो क्रैब साइकिल में क्या होता है, 4 तरह के हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। कौन सा, मेथियोनिन, थ्रियोनिन, वेलिन और आइसोल्यूसिन। अभी मैं अमाइनो एसिड्स का जब बताऊंगा तो इसमें इस सब चीज़ के बारे में पूरा डिस्कस करूंगा, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। और कुछ विटामिन होते हैं, तो विटामिन B1, B2, B3 और B5, ठीक है। तो ये विटामिन भी इन्वॉल्व होते हैं हमारे क्रैब साइकिल में। अगर पूछना चाहे डीप से तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या ये फ्लो चार्ट किया है, देखिए ग्लाइकोलाइसिस में क्या है, ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 8 ATP बनते हैं, 4 ATP प्लस 2 NADH, ठीक है, 2 NADH। तो 2 NADH से मतलब यानी कि 4 ATP बनते हैं प्लस 2 NADH का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। कैसे 8 होते हैं, देखिए एक NADH में 3 ATP रहते हैं, ठीक है, एक NADH में 3 ATP रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 NADH बन रहा है, तो 2 इंटू 3 कर दिए तो 6 ATP हो गया। वो 4 ATP इधर से ही बन रहा था, क्योंकि 2 पायरुवेट का मॉलिक्यूल्स था। वो ग्लाइकोलाइसिस में आपको बताऊंगा कि ग्लाइकोलाइसिस जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो 2 मॉलिक्यूल्स को ATP बनता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 ATP लिए हैं, ठीक है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज से 2 बनते हैं, एक पायरुवेट से 2 ATP बनते हैं, तो वहाँ पे 4 पायरुवेट था, ठीक है। तो वहाँ पे कितने बने, सॉरी 1 से 2 बनता है तो 2 से 4 बन गया। एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है अगर आप देखना चाहें तो, ठीक है। इसी से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, बायोकेमिस्ट्री हेमेटोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए बनते हैं। अगर माइक्रोबायोलॉजी में क्या है, सीधा सीधा पढ़ना होता है, तो उसमें सभी बच्चे पढ़ लेते हैं, तो उसमें घुमा नहीं पाते हैं एक्चुअली में, इसीलिए उससे कम क्वेश्चन आते हैं। हिस्टोलॉजी से भी कम क्वेश्चन आने का रीज़न यही है कि सारे बच्चे उसको रट लेते हैं, और अभी कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपको उसको छांटने में दिक्कत आती है, इसीलिए इस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा मैं बताया हूँ, तो आप इसमें देख लीजिए, आपको डिटेल पढ़ेंगे तो आप पढ़ सकते हैं। तो टोटल 38 ATP बनते हैं, ठीक है, एक ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर इसमें बताया गया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आया था
कि पाल्मिटिक एसिड से कितना एटीपी बनते हैं, ठीक है। तो 129 एटीपी बनते हैं पाल्मिटिक एसिड से। तो आपको इसको सीधा याद रखना है, ठीक है। पाल्मिटिक एसिड से कितना बनता है, पाल्मिटिक एसिड से कितना बनता है, 129 एटीपी बनते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट का, इसी सीरीज में हम खत्म कर देंगे पूरा गोल्डन पॉइंट। 4-5 सीरीज और बनेगा कम्पिटिटिव एग्जाम से, कम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से, ठीक है। तो उसमें मैं आपको सारा चीज़ क्लियर करा दूंगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द TCA साइकिल, TCA साइकिल का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो चीज़ देख लीजिए, ठीक है। साइट्रिक एसिड साइकिल्स आर द कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। यानी कि TCA साइकिल सभी में होगा, कार्बोहाइड्रेट में भी होगा, लिपिड में भी होगा और प्रोटीन में होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यूरिया साइकिल केवल किस में होगा, प्रोटीन में होगा, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस किस में होगा, केवल ग्लूकोज में होगा, है ना। जीनोलाइसिस किस में होगा, तो केवल ग्लूकोज में होगा। लेकिन TCA साइकिल जो होगा वो किस में होगा, सब में होगा, तीनों चीज़ में होगा, ये कॉमन है। ऑल दीज 3 सब्सटेंस आर मेटाबोलाइज टू एसिटाइल कोएंजाइम, ये यानी कि सारे एसिटाइल कोएंजाइम ये में पहले आते हैं, फिर लेटर एसिटाइल कोएंजाइम इंटर इनटू द साइट्रिक एसिड साइकिल एंड ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यानी कि इसका लास्ट जो मॉलिक्यूल्स बनता है TCA साइकिल में, सारे चीज़ का जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और किसमें, वाटर में, वाटर के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका कहने का मतलब ये है। तीसरा चीज़ क्या है, द एंजाइम ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल आर लोकेटेड इन द इनर सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जो TCA साइकिल होता है वो किस में परफॉर्म होता है, केवल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर इसका एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही ट्राई एसिड साइकिल का एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसीलिए यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म होता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस जो हमारा साइटोप्लाज्म में परफॉर्म हो जाता है, ठीक है। हर एक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसमें सब में आपको ग्लाइकोलाइसिस देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो हमारा TCA साइकिल है तो उसी ऑर्गेनिज्म में मिलेगा जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, यानी कि यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म में ही TCA साइकिल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये हेक्सोज मोनोफॉस्फेट जिसको HMP बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ इसको हम लोग पेंटोज फॉस्फेट पाथवे बोलते हैं, ठीक है। HMP को क्या बोलते हैं, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। एक्चुअली देखिए इसमें ये होता है कि हेक्सोज मोनोफॉस्फेट जो होता है ना, ये ग्लाइकोलाइसिस में आप देखेंगे तो उसमें एक ग्लाइकोलाइसिस जब पढ़ेंगे तो उसमें एक अलग सीरीज चलने लगता है, उसमें HMP साइकिल बनता है, जिसमें क्या होता है, पेंटोज शुगर का जो कुछ पेंटोज शुगर होते हैं ना, मोस्टली हमारे बॉडी में कौन से होते हैं, हेक्सोज शुगर, ग्लूकोज होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कुछ पेंटोज शुगर होते हैं, ठीक है, पेंटोज शुगर होते हैं तो वो चीज़ क्या है, उसका अगर मेटाबॉलिज्म करना है तो वो किस में होता है, HMP साइकिल में, ठीक है। और अगर हेक्सोज को करना है तो वो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, EMP साइकिल बोलते हैं। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर पेंटोज का अगर मेटाबॉलिज्म करना है, पेंटोज शुगर का मेटाबॉलिज्म करना है तो उसमें किस में जाना पड़ेगा, HMP साइकिल, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट साइकिल में जाना पड़ेगा। और इसमें कितना होता है, 30 मॉलिक्यूल्स होता है, कितना, 30 मॉलिक्यूल्स होता है। अगर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे हम लोग, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे TCA साइकिल में तो 30 ATP का प्रोडक्शन होता है, 30 ATP हम लोग को मिलता है। लेकिन अगर एनारोबिक प्रोसेस होगा, ठीक है, तो हम लोग को 28 मिलेगा। कोई बुक में 30 लिखा है, किसी में 28 भी लिखा है। इसीलिए एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कहीं कहीं 36 ATP मिलता है और कहीं कहीं 38 ATP मिलता है, ठीक है। तो आपको
36 ATP याद रखना है। या तो 38 ATP, दोनों में से, अगर दोनों ऑप्शन में नहीं आएगा लेकिन अगर आएगा तो दोनों में से एक आपका सही हो जाएगा। एक चीज़ और देखिए, VBI मैंने लगाया है। इट इज़ द इम्पोर्टेंट पाथवे ऑफ सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ पेंटोज, यानी कि पेंटोज शुगर के लिए कौन सा है, HMP साइकिल, ठीक है। और EMP साइकिल किसके लिए है, तो EMP साइकिल किसके लिए है अपने पास, हेक्सोज शुगर के लिए, ठीक है, ग्लूकोज के लिए। देखिए यहाँ पे EMP साइकिल आपको दिखेगा, है ना, बता देता हूँ एक बार। अभी मैंने बोला था ना फुल फॉर्म आपको उसको देखना है। ठीक है, आपको आपने देख लिए होंगे उसमें तो, ठीक है। तो अभी अपन कहाँ थे, लास्ट होने वाला है कार्बोहाइड्रेट का। थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हो रही है इसके लिए। देखिए यहाँ पे HMP साइकिल, ठीक है, HMP साइकिल में अपन थे। तो HMP साइकिल में क्या होगा, सीधी सीधी बात है कि पेंटोज शुगर का मेटाबॉलिज्म होगा। और EMP साइकिल में क्या होगा, EMP साइकिल में किसका होगा, हेक्सोज शुगर यानी कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होगा। कुछ गोल्डन पॉइंट है जो कि आप लोगों ने पढ़ चुके हैं पहले, तो उसके बारे में आप देख लीजिए, है ना। फ्रक्टोज इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स, हनी एंड सेमिनल फ्लूइड। फ्रक्टोज कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है, फ्रूट्स में, हनी में और सेमिनल फ्लूइड्स में, ठीक है, सेमिनल फ्लूइड्स में फ्रक्टोज प्रेजेंट होते हैं। दूसरा प्रेजेंट फ्रक्टोकाइनेज डिफिशियंसी लीड टू एसेंशियल फ्रक्टोजूरिया। अगर फ्रक्टोकाइनेज की डिफिशियंसी होगा तो क्या होगा, फ्रक्टोजूरिया, फ्रक्टोज देखने को मिलेगा कहाँ पे, हमारे यूरिन में देखने को मिलेगा। फ्रक्टोकाइनेज की डिफिशियंसी होगा तो, ठीक है। ट्रांसकीटोलेज इरिथ्रोसाइट्स, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, द विटामिन B1 डिफिशियंसी टीके बिकम्स, ठीक है, ट्रांसकायोलेज बिकम्स एक्टिव, देयरफॉर क्या है, ट्रांसकायोलेज, ठीक है, ट्रांसकायोलेज टेस्ट इज इंडेक्स फॉर द विटामिन डिफिशियंसी। ये स्पेशल टेस्ट है तो इसको आप ध्यान में रखें तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। 3 से 7 कार्बन आइटम, थोड़ी, ठीक है, इंटरमीडिएट आर द सिंथेसिस HMP शंट, ठीक है, 3 से 7 कार्बन आइटम जो है इंटरमीडिएट आर सिंथेसिस इन HMP शंट, यानी कि एक HMP शंट में 3 से 7 कार्बन का प्रोडक्शन हो सकता है। क्योंकि मैंने सब बताया कि सारे चीज़, जितने भी चीज़ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज होते हैं, सारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फाइनली जा कर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ठीक है। भले एनर्जी प्रोवाइड करवा के जब फाइनली बनता है तो किस में बनता है, कार्बन और किसमें, वाटर में। तो यही बोला है कि HMP साइकिल में क्या है, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट में 3 से 5 कार्बन आइटम का मॉलिक्यूल सिंथेसिस होगा। मोस्ट कॉमन एंजाइमेटिक काउज ऑफ हेमोलाइसिस इज G6P डिफिशियंसी, मतलब कि G6P डिफिशियंसी एक एंजाइम होता है, ठीक है, G6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम होता है, ठीक है, G6 ग्लूकोज फॉस्फेट, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो कि RBCs के अंदर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। वो क्या करता है, RBCs के मेम्ब्रेन को ब्रस्ट होने से बचाता है, तो वही चीज़ बोला है इसने, ठीक है। हाँ भाई, इसको हेमेटोलॉजी में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हम लोग टेस्ट भी लगाते हैं, तो उसमें ये बोला है कि मोस्ट कॉमन जो है एंजाइमेटिक काउज, यानी कि अगर एंजाइम का डिफिशियंसी होगा तो क्या होगा, हिमोलाइसिस ज़्यादा होगा ब्लड का। ये एक्चुअली में उठा लिया है उस पॉइंट से, हेमेटोलॉजी के पॉइंट से, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रह रहा है तो ठीक है, नहीं तो हेमेटोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। जिसको ग्लूकोज 6PD का डिफिशियंसी होगा वो उसको कभी मलेरिया नहीं होगा, ठीक है, उसको कभी मलेरिया नहीं हो सकता है। जिसके पास G6PD डिफिशियंसी होगा उसको कभी मलेरिया नहीं होगा।
तो ये चीज़ों को आप ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि हर जगह यूज होता है, कहीं भी आप रिपोर्ट वगैरह देखेंगे तो इसके लिए इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछने के चांसेस होते हैं। ठीक है, डिफिशेंसी द की एंजाइम ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट यूरेनाइल ट्रांसफरेज लीड टू ग्लैक्टोजेमिया, यानी कि ग्लैक्टोज जो है सो ब्लड में अगर पाया जाएगा तो किसके कारण से, अगर इसका डिफिशेंसी हो जाएगा तो G1PUT। ठीक है, ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट यूरेनाइल ट्रांसफेरेज, अगर इसका डिफिशेंसी हो गया तो ग्लैक्टोज जो है ब्लड के अंदर ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। एक्चुअली में ये ग्लैक्टोज होना नहीं चाहिए ज़्यादा मात्रा में, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रहता है तो इसके कारण से होता है, इसके बारे में बताएं। क्रोनिक विलायस सैम्पलिंग यानी कि CVS इज यूज टू डायग्नोसिस ऑफ ग्लैक्टोजेमिया, एक टेस्ट है उसका यूज़ करते हैं हम लोग ग्लैक्टोजेमिया को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, सॉर्बिटॉल एंड ग्लैक्टिटोल are reduced sugar and they are known as sugar alcohol। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, शुगर एल्कोहल। सॉर्बिटॉल और ग्लैक्टो, क्योंकि देखिए लास्ट में OL आ रहा है, तो जहाँ पे भी OL आता है वहाँ पे क्या होता है, एल्कोहल। तो अगर इस तरह से अगर एल्कोहल, शुगर एल्कोहल के बारे में पूछेगा तो आप सीधा देखेंगे कि आपको नाम से ही पता चल जाएगा, भले आपको याद नहीं रहेगा। तो सॉर्बिटॉल, तो ऑल लगा है यानी कि एल्कोहल है। ठीक है, OL किसके लास्ट में लगा रहता है, अल्कोहल के लास्ट में। अल्डिहाइड के लास्ट में क्या लगा रहता है, AL। ठीक है, तो अल्डिहाइड, उससे अपने को पता चल जाएगा। तो इस तरह के पॉइंट अगर आप नहीं रट पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, तो केवल कॉन्सेप्ट को समझें कि ऑल लगा हुआ है तो यानी कि शुगर एल्कोहल होगा। ठीक है, शुगर एल्कोहल होगा, यानी कि जो शुगर होते हैं वो एल्कोहलिक नेचर के भी होते हैं। तो कौन से होते हैं, सॉर्बिटॉल। ठीक है, सॉर्बिटॉल को हम लोग यूज कहाँ करते हैं, एंटीकोगुलेंट के रूप में यूज करते हैं। इनुलिन इच डिक्रीज द ग्लाइकोजेनेसिस लाइपोलाइसिस एंड, ये सब सारे को डिक्रीज कर देगा। ये इनुलिन क्या करेगा, सारे चीज़ को ये क्या करेगा, डिक्रीज ग्लाइकोजेनेसिस, यानी कि इनुलिन क्या करेगा, ग्लाइकोजेनेसिस को डिक्रीज करेगा, लाइपोलाइसिस को भी डिक्रीज करेगा और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को भी डिक्रीज करेगा। एंड इंक्रीज किसको करेगा, तो ग्लाइकोलाइसिस को इंक्रीज करेगा, लाइपोलाइसिस को इंक्रीज करेगा और ग्लाइकोजेनेसिस को इंक्रीज करेगा। तो ये पॉइंट आपको, जब आप इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो ही इसको आप याद रख पाएंगे। ठीक है, इनुलिन के बारे में। तो इसका अगर कॉन्सेप्ट देखिए क्या हो रहा है इनुलिन का कारण, इनुलिन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस को। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को, यानी कि ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में हम लोग को नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ ये करवाने का काम कर रहा है। ठीक है, इसका इनुलिन का एक पूरा चैप्टर ही बनता है, कम से कम 10-15 पेज का इनुलिन से एक बुक ही आता है। एक्चुअली में 10-15 पेज का एक बुक आता है, यानी कि टॉपिक आता है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ आपको पूरा क्लियरली समझ में आएगा। आप इसको केवल याद रख लीजिए। ठीक है, डिक्रीज करेगा, इसको डिक्रीज करेगा और इसको इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स है। अगर आप पहले पढ़े होंगे तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इनहिबिट ग्लाइकोलाइसिस एंड प्रमोट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, कौन इनहिबिट करेगा, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करेगा, इनहिबिट करेगा ग्लाइकोलाइसिस का, यानी कि इंसुलिन का क्या काम है, इंसुलिन का काम है ग्लूकोज का लेवल को कम करना ब्लड के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट कर देगा ताकि ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे एक और पॉइंट बनता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से। तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट पे आप क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो उसको क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में अपन कवर करेंगे। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट मेथड हैं, तो आप मेथड को देख सकते हैं एक बार। बाकी का हम ये अगला नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्ट करेंगे, एस्टिमेशन एंड ऑफ द ग्लूकोज। बाकी पर जितने भी मेथड हैं उसको हम लोग नेक्स्ट में 3 पार्ट बनेगा कार्बोहाइड्रेट से। आप तीनों पार्ट पढ़ेंगे तो कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाएंगे जो कि आपको एक साथ में मिल जाएंगे। ठीक है, कहीं ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इससे रिलेटेड मेरा MCQ सीरीज भी चल रहा है सर, हर एक पॉइंट से, एक पॉइंट से कार्बोहाइड्रेट से स्पेसिफिक मैं लेकर के आऊँगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से स्पेसिफिक
MCQ क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, तो उससे क्या होगा, आपका सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, पढ़ाई एक फॉर्मेट से नहीं होता, अलग अलग तरीके से फॉर्मेट से होता है। अगर आप एक फॉर्मेट से पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप मेरे बस हमको फॉलो करते जाइए। ठीक है, मेरा लेक्चर देखते जाइए। अगर आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो हमको बोलिएगा कमेंट में करके, सर मेरा नहीं निकला, अब मैंने आपको पूरा फॉलो किया। ठीक है, तो चलिए आज हम यहीं पे इसको एंड करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग कहाँ तक कर चुके हैं, गोल्डन पॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, बाय बाय। अगर अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोगों को भी सेंड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, थैंक यू।